हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज फ़िलॉसफ़ी जो एमडीसी हो, मेजर माइनर सभी जो भी जिस रूप में अपने फ़िलॉसफ़ी को लिया होगा उनके फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का जो है ऑब्जेक्टिव आज करा रहे हैं। और जिसमें से लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपका मल्टीपल चॉइस होगा, उसको आप कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में हो सकता है इससे कोई मदद आपको मिल जाए। तो चलिए उन चीज़ों को बिना विलंब किए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो पहला है क्वेश्चन आपका, तर्कशास्त्र विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। यानी तर्कशास्त्र में किस चीज़ का विश्लेषण किया जाता है, इसको कई एक बार हमने बताया है और पिछले लेक्चर में भी बताया है। ऑप्शन ए है सत्य और असत्य का, ऑप्शन बी है तार्किक और अतार्किक सत्य का, ऑप्शन सी है ए बी दोनों का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तर्कशास्त्र जो होता है ना, लॉजिकल जो हम लोग पढ़ते हैं लॉजिक, तो उसमें हम लोग सत्य असत्य दोनों का और तार्किक अतार्किक दोनों, यानी कि इन दोनों चीज़ का, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा, ए भी दोनों होगा। देखिए आपको समझाते हैं। सत्य मतलब आपके पास कोई आर्गूमेंट दे दिया जाता है और उसके बाद आपको बोलता है कि उसका निष्कर्ष निकालिए, यानी प्रीमाइसिस आपके पास है। आधार वाक्य आपको दे दिया कि मान लीजिए कि आपको कोई भी आधार वाक्य दिया, उससे बोला कि प्रीमाइसिस निकालिए, तो आप निकालते हैं उससे प्रीमाइसिस। हो सकता है कि वो वाक्य गलत हो, जैसे कि हम आपको बताते हैं उदाहरण के तौर पर कि सभी जो जानवर हैं वो जीवित, मतलब कि जीवन भर अमर हैं, यानी सीधा मतलब ये है अमर, यानी कि वो कभी मरेंगे ही नहीं। यानी सीधा बोल दे कि सभी मनुष्य अमर हैं। दूसरा बोले कि, यानी एक बोले कि अमर राम अमर है, यानी उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, ठीक है। उसी में बोले कि श्याम अमर है, यानी इसकी भी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो आपको बोलेगा निष्कर्ष, मतलब अब इसके आधार पर निकाला गया, मान लीजिए कि निष्कर्ष के आधार पर ये कहता है ये कि मतलब सभी मनुष्य जो होते हैं वो अमर होते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु कभी होगी नहीं। ये निष्कर्ष निकाल दिया, दो प्रीमाइसिस दिया और तीसरा निष्कर्ष निकाल दिया, जो हम आपको निकालना भी सिखाए थे। तो इसी के आधार पर ये निकाला। देखिए ये तर्क वाक्य जो है ये गलत है कि राम मरेगा ही नहीं, श्याम मरेगा ही नहीं, और सभी मनुष्य क्या जिंदा ही रहता है। सबका एक सीमा के बाद मर ही जाता है, यानी कि 40 साल 50 साल के बाद तो लोग मर ही जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सत्य भी हो सकता है या असत्य भी। आर्गूमेंट आपका सत्य भी हो या असत्य भी, उसको सही ही मानना होगा। तो यानी कि दोनों चीज़, ये तार्किक भी हो सकता है और तार्किक भी, तो यानी दोनों सही होगा कि यानी तर्कशास्त्र में हम लोग विश्लेषण करते हैं किस चीज़ का, सत्य का भी, असत्य का भी, तार्किक का भी और तार्किक का भी। इतना बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, तर्क की प्रक्रिया है। तर्क कैसी प्रक्रिया है, हमने बताया था लॉजिक दो तरह की होती है, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव, यानी कि आगमन और निगमन। यानी लॉजिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा कि लॉजिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया, आगमन निगमन दोनों होता है। और अगर आपसे बोले कि अनुमान एक प्रक्रिया है तो कैसी है, यह भी दोनों है, यानी अनुमान भी दो तरह के होते हैं, एक आगमन और दूसरा निगमन। तो ये ध्यान में रखिएगा। आज के क्वेश्चन में केवल क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत चीज़ें बताते चलेंगे, ठीक है। कारण कार्य नियम है, ये कैसा नियम है? तो कारण कार्य जो नियम होता है ना बच्चों, वो कैसा नियम है ये पूछ रहा है। कारण का मतलब होता है ना कि मान लीजिए कि आपको अभी आप पढ़ रहे हैं, बैठ के हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पीछे कोई कारण है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है। ये एक आपका कारण है जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हैं। और कार्य का मतलब होता है ना वो कर रहे हैं आप, यानी मान लीजिए कि आप यही वीडियो को देख के हो सकता है ऑब्जेक्टिव को लिख भी रहे होंगे कोई बच्चे, और कोई याद भी कर रहे होंगे। तो ये आप जो कार्य कर रहे हैं अपने मतलब सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। तो यानी कोई भी कारण है उसकी वजह से आप कोई काम कर रहे हैं, तो ये इसका संबंध किससे है या नियम किससे है? तो ऑप्शन ए है दार्शनिक, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है सामान्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये जो है ना कारण कार्य का नियम जो है ये वैज्ञानिक भी होता है बच्चों, यानी विज्ञान में कारण कार्य पे ही आधारित सब चीज़ें चलती है। दार्शनिक भी होता है और सामान्य नियम भी है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान्य कार्य भी करता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है, उसी के आधार पर वो कार्य करता है। तो यानी उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन अगला प्रश्न है कि कारण होता है, कारण कैसा होता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है पूर्ववर्ती होता है, अनुपातिक होता है, उसके बाद नियत होता है, और ऑप्शन डी है आपके पास उपरोक्त सभी। यानी देखिए पूर्ववर्ती, यानी कि कोई भी कारण, मान लीजिए कि 1857 की क्रांति हुई, तो इसके लिए एक कारण था क्या? कई एक कारण था, और सभी कब? ये 1857 से पूर्व से चले आ रहे थे।
एक कारण नहीं था। उसी तरह आप देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो उसके पीछे भी कई कारण थे जो कि बहुत पहले से चले आ रहे थे, और एकाएक वो उसका एक महत्वपूर्ण कारण बना। और वो जैसे 1857 में क्या हुआ कि 1857 से पहले कई कारण चल रहे थे, लेकिन एकाएक क्या हुआ, लोगों में ये जिज्ञासा बढ़ी कि देखिए जो चर्बी वाला कारतूस वाला जो घटना हुआ कि जो उसमें गाय का मांस और सुअर का मीट मिला दिया जाता है, उससे जो चर्बी वाला कारतूस बनता है, तो ये क्या था, ये एकाएक जो एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। यानी कि पुरानी चीज़ें तो चल ही रही थी, यानी विरोध तो अंग्रेज़ों का था ही, लेकिन एकाएक ये तात्कालिक कारण बना और ये युद्ध हो गया, यानी कि विद्रोह हो गया। तो इसीलिए कारण जो होता है ना बच्चों, ये सभी होता है, यानी अनुपातिक भी होता है, नियत भी होता है और पूर्ववर्ती भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कर रहा है, अरस्तु के अनुसार कारण होता है, यानी कारण कैसा होता है अरस्तु के हिसाब से। तो अरस्तु बोलता है कि देखिए कारण जो होता है ना कि उसमें आपको चुनना है कि सही क्या होगा। तो इसमें देखिए अंतिम होता है, उपादान होता है और कारिक होता है, औकारिक उसको बोला जाता है, तो औकारिक होता है। तो ये तीनों होता है, यानी अरस्तु बोलता है कि देखिए जो कारण होता है ना वो अंतिम भी होता है, उपादान भी होता है, औकारिक होता है, यानी उपरोक्त तो सभी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 नंबर में कह रहा है कि कारण कार्य संबंध बताने वाले सिद्धांत हैं, यानी कौन से वो सिद्धांत हैं जो कि कारण और कार्य के संबंध को बताता है। तो पूर्ववर्ती सिद्धांत है, या फिर अनुक्रमता है, या नियमितता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही होगा। सामान्यतः युक्ति होती है, यानी सामान्यतः जो युक्ति होती है वो कैसी होती है, वेद होती है, अवैध होती है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कल का वीडियो अगर देखे होंगे उसमें हम वैलिडिटी और ट्रूथ बताए थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि कोई भी युक्ति वैध भी हो सकती है और क्या होती है, अवैध भी हो सकती है, इनवैलिड भी हो सकती है और वैलिड भी हो सकती है। और उसी में एक चीज़ बताए थे, ट्रूथ भी हो सकती है और ट्रूथ नहीं भी हो सकती है, यानी कि असत्य भी हो सकती है और सत्य भी हो सकती है। कोई भी युक्ति, यानी जो स्टेटमेंट आर्गूमेंट है वो सही और गलत दोनों हो सकती है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसमें से सही होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी युक्ति जो होता है वो वैध और अवैध दोनों हो सकती है, यानी वैलिड और अवैलिड दोनों हो सकती है, ये हम आपको बताए थे, इनवैलिड और वैलिड दोनों हो सकती है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, इंग्लिश मीडियम वाले इनवैलिड बोलते हैं उसको, अवैध को, और वैध को बोलते हैं वैलिड, तो दोनों के लिए ही है। तो दोनों आप समझते जाइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि इसका कमेंट ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। उसके देखिए डी, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, तर्क दोष के प्रकार हैं, यानी तर्क दोष के कितने प्रकार हैं या कौन कौन प्रकार हैं, ये जो ऑप्शन है उसमें है आकारगत तर्क दोष, उसके बाद वास्तुगत तर्क दोष, या ऑप्शन सी है ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही चुनना था। तो देखिए तर्क दोष के सही में उत्तर जो होगा ए बी दोनों होगा, यानी अकारगत तर्क दोष और वस्तुगत तर्क दोष ये दोनों ही तर्क दोष के, यानी कि फैलेसीज के ये टाइप। अब देखते हैं कि वस्तुगत यानी वास्तुगत तर्क दोष जो है उसको विभाजित कितने वर्गों में किया गया है या कौन कौन विभाजित किया गया है, इसको देखिए। ए ऑप्शन है आपके पास प्रसंगित्व तर्क दोष, दूसरा संदिग्धार्थक तर्क दोष, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ये सी ऑप्शन जाएगा, यानी दोनों होता है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब हम लोग। हाँ देखिए, आगमन संबंधित होता है कि आगमन जो होता है वो किससे संबंधित होता है, आगमन और निगमन, ये दो विधि हम आपको बताए थे। जिसमें आगमन विधि के बारे में हम बताए थे, जिसमें जो एक नियम बनाया जाता है ना वो उदाहरण के बाद बनाया जाता है। यानी मान लीजिए कि आपसे इसका एक ऐसे हम बताए थे आपको कि मान लीजिए एक पका हुआ आम खाया मीठा लगा, दूसरा पका हुआ आम खाया मीठा लगा, तीसरा पका हुआ आम खाया मीठा लगा। तो इसी से एक उदाहरण, यही जो 3 उदाहरण था इसके आधार पर एक नियम बन गया कि जितना पका हुआ आम होता है वो सब मीठा होता है। तो यानी उदाहरण के आधार पर जो नियम बनता है ना उसी को आगमन बोलते हैं, जो हम पहले बताए थे। इसमें आप देखिए कह रहा है कि आगमन संबंधित होता है किससे, वास्तविक सत्यता से या आकारिक वैधता से या दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों से होता है, ठीक है। 11 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करता है कि आगमन स्थापित करता है, यानी आगमन जो है वो स्थापित क्या करता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आपको देखना है उसमें देखिए एक अंशव्यापी तर्क वाक्य को, एक पूर्णव्यापी तर्क वाक्य को, उसके बाद है 2 प्रत्ययों के बीच संबंध, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आगमन होता है ना ये एक पूर्णव्यापी तर्क
को संबोधित करता है यानी स्थापित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आ जाइए, आपको हम बताएंगे पूर्ण अंशव्यापी क्या होता है, फिर देखिएगा आपको बताएंगे अंशव्यापी क्या होता है, ये सभी चीज़ को बताना है। सिलोलिज्म, अब इसी के बाद हम लोग शुरू करेंगे अगला टॉपिक, तो सिलोलिज्म में ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी। अब देखते हैं कि 13 नंबर कहता है कि निगमन और आगमन प्रतिलोम प्रक्रिया है, यह मत किसका है। यानी ये कौन बोला था कि निगमन और आगमन एक दूसरे का विरोधी है। सही बात है। आप निगमन में देखिएगा ये कहता है कि नियम के आधार पर आप कोई उदाहरण निकालते हैं यानी कोई चीज़ का हल करते हैं, और आगमन में क्या बोला जाता है कि कोई उदाहरण है उसके आधार पर आप नियम बना रहे हैं। तो ये दोनों तो उल्टा पुल्टा प्रक्रिया है ही, लेकिन ये स्टेटमेंट किसका है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये मिल का है, या ऑप्शन बी है जेवंस का है, या फिर बेकन का है, या बेंथम का है। ये किसका ऑप्शन मतलब ये स्टेटमेंट है, तो ये जेवंस का है ये स्टेटमेंट, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि वो बोल रहा है कि आगमन जो है वो निगमन और आगमन जो एक दूसरे के उल्टा पुल्टा प्रक्रिया है यानी कि विपरीत प्रक्रिया है, ठीक। अब याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए 14 नंबर कहता है कि आगमन आगमनात्मक छलांग लक्षण है, यानी आगमनात्मक जो छलांग लगाया जाता है वो किसका लक्षण है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसमें है पहला ऑप्शन पूर्व आगमन का, उसके बाद वैज्ञानिक आगमन का, ऑप्शन सी है सभी अनुमानों का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये सही होगा बी नंबर, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि वैज्ञानिक आगमन का ही लक्षण है ये। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आगमनात्मक क्रम में सम्मिलित होते हैं, यानी आगमनात्मक जो क्रम होता है उसमें क्या क्या चीज़ सम्मिलित होता है, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सिर्फ निरीक्षण होता है, या फिर सिर्फ परिकल्पना होता है, सिर्फ सत्यापन होता है, या फिर उपरोक्त सभी। निरीक्षण का मतलब होता है ना किसी भी चीज़ का जांच करना, ठीक है। और प्रकल्पना का मतलब होता है ना जो हम लोग एक तरह से आप परिकल्पना ये होता है ना कि कोई आपने एक इमीडिएट कोई चीज़ सोचा अपने दिमाग में, तो उसी को बोला जाता है परिकल्पना, ठीक है। जो आपने अपने दिमाग में कुछ चित्र बना लिया या सोच लिया, ठीक। और सत्यापन का मतलब होता है कि वो सही है कि गलत है इसका जांच करना, ठीक है। तो आगमन में तीनों चीज़ें चलती है। कोई भी नियम बनता है ना इससे पहले वही चीज़ होता है, पहले निरीक्षण किया जाता है कि हाँ ये सही है कि नहीं। अगर ये बोला जाए कि 4 पैर वाला जितना भी पशु होता है वो गाय है, तो इसके पीछे पहले जांच होगा कि हाँ सही में 4 पैर वाला जो भी होता है पशु वो गाय ही होगा। फिर जांच जब होगा तो उसके बाद ये रिजल्ट आएगा कि नहीं नहीं 4 पैर वाला कुत्ता भी होता है, बिल्ली भी होता है, शेर भी होता है, तो अलग अलग होता है। तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना वही अंतिम होता है, ठीक है। तो ये आगमन में प्रक्रिया में चलती रहती है। 16 नंबर आगमन निगमन का पूर्वगामी है, यह मत कौन व्यक्त करता है। यानी कि देखिए आगमन जो है ये निगमन का पहला पुरोगामी मतलब होता है पहला रूप है। तो ये कौन व्यक्त करता है, तो पहला है टेटले के द्वारा, जेवंस के द्वारा, मिल के द्वारा, या मेंसेल के द्वारा। ये कौन मतलब बता रहा है कि आगमन जो पुरोगामी है, तो ये मिल बताता है कि देखिए आगमन जो है ये निगमन का पुरोगामी होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तर्क वाक्य के अंग हैं, यानी एक तर्क वाक्य में क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसमें हम आपको बताए थे उद्देश्य पद, यानी जिसके बारे में जो बातें बोली जाए वही उद्देश्य पद होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विधेय, विधेय का भी हमने बताया था जो विशेषता बताए उस तर्क वाक्य की विशेषता क्या बताता है, तो वह विधेय कहलाएगा। संयोजक, संयोजक जो कि मतलब जोड़ने का काम करता है उसी को बोला जाता है संयोजक। और ऑप्शन डी है आपके पास उपरोक्त सभी। तो एक तर्क वाक्य में ये तीनों गुण होता है बच्चों, कि उसमें संयोजक भी होता है, उद्देश्य भी होता है, विधेय भी होता है। अभी आपको समझा देते हैं इसको, देखिए यहाँ पे समझाते हैं। मान लीजिए राम अच्छा लड़का है, ये एक आपके पास तर्क वाक्य है, ठीक है, कि राम जो है वो अच्छा लड़का है। तो राम जो हुआ जिसके बारे में बोला गया ये हो गया आपका उद्देश्य, यानी जिसके बारे में बोला जाए वह उद्देश्य हो गया। अच्छा जो है उसके गुण को बता रहा है तो वह हो गया विधेय, जो विशेषता आपको बताया उसी को विधेय बोलते हैं। जो हम पढ़ाए भी हैं, आप पढ़े कि नहीं हमको नहीं पता है। और फिर देखिए जो संयोजक यानी जोड़ने का काम करता है ना उसी को बोला जाता है संयोजक। यानी तीनों चीज़ इस वाक्य में नहीं है संयोजक, बट संयोजक यानी दो वाक्यों को जोड़ के, जैसे राम और श्याम दोनों लड़का है तो राम और, तो वहाँ जो और आ गया ना तो वही हो गया संयोजक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। 18 नंबर को कह रहा है तर्क वाक्य होता है। तर्क वाक्य कैसा होता है, तो ये तो हम बताए भी थे कि सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, वेद भी हो सकता है, अवेद भी हो सकता है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों हो सकता है। यानी कि तर्क वाक्य जो है कैसा हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चन जब पूछे तो इसमें आपका होगा कि तर्क वाक्य जो होता है ये सत्य और असत्य दोनों होता है,
अवैध अवैध दोनों होता है। तो यानी कि ये जो ऑप्शन इनमें से सभी होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं यानी सभी होगा, ठीक, इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये ध्यान में रखिएगा। और शुद्ध और अशुद्ध जो है ना, ये गलती हो गया है, देखिए इसमें शुद्ध और अशुद्ध वाला जो है ये नहीं होगा, ये कट कर दीजिए, ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट कर दीजिएगा, ठीक। ये सभी मतलब दोनों होता है, तर्क वाक्य सत्य असत्य भी होता है और वेद अवेद दोनों होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये शुद्ध अशुद्ध वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो गया, चूँकि हम ही से हुआ है मिस्टेक, थोड़ा सा कहीं पे उल्टा हम कर दिए थे। उसके बाद आ जाइए, अविवाहित अनुमान के स्वरूप हैं, नहीं माफ़ कीजिएगा, अविवाहित अनुमान के स्वरूप हैं, हाँ। तो 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है, तो इसमें से कौन कौन स्वरूप हैं? तो ये देखिए, परिवर्तन है, प्रतिवर्तन है, परिवर्तन है और उपरोक्त सभी। तो ये देखिए अंदर का क्वेश्चन तो उपरोक्त सभी होगा, इसको हम पढ़ाए नहीं है, पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। इसको अलग से हम एक बार करा देंगे अच्छे से। ये हमको लग रहा है अविवाहित भी नहीं है, ये सेंटेंस भी हमसे लग रहा है मिस्टेक हो जा रहा है, चूँकि देखिए जो कुछ टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, और उसी को लेकर कुछ बच्चे कमेंट भी कर देते हैं कि सर आपसे आप मतलब गलत लिख दिए। तो देखिए ये टाइपिंग में होता है कि गूगल कुछ चीज़ों को ना, जो उसके मतलब एक तरह से आप बोलिए कुछ उसके सेंटेंस जो हैं ये नेट पे जो है ना उसमें गलत हो जाते हैं, उसको आप जब टाइप कीजिएगा तो वो गलत लिखा जाता है, ठीक है। और स्पीड में जब बन रहा होता है पीपीटी तो उस समय ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से थोड़ी बहुत गलती होती है, लेकिन ठीक है आप इसमें सही होगा। अविवाहित नहीं, अविवाहित अनुमान क्या होता है? तो ये उपरोक्त सभी होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न को। संबंध की दृष्टि से तर्क वाक्य के भेद हैं, यानी कि दो आदमी के बीच में जो संबंध है या दो चीज़ों के बीच में जो संबंध है या दो तर्क के बीच में जो संबंध है, उसके आधार पर तर्क वाक्य के कितने भेद होते हैं या कौन कौन भेद हैं, तो यही पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है निरपेक्ष तर्क वाक्य और सापेक्ष, ये दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। रचना की दृष्टि से तर्क वाक्य के भेद हैं, यानी रचना की दृष्टि से भी तर्क वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो एक होता है देखिए सरलता तर्क वाक्य और दूसरा है मिश्रित। देखिए यहाँ भी देखिए गलत हो गया है, मिश्रित तर्क वाक्य, मिश्रित तर्क वाक्य। एक होता है कौन? तो सरल तर्क वाक्य, और मिश्रित मतलब मिला हुआ। तो तर्क वाक्य में दोनों ही गुण पाया जाता है, ठीक है, ये दोनों ही भेद होते हैं किसके? तर्क वाक्य के, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सापेक्ष तर्क वाक्य जो है उसके भेद होते हैं हेतु पद सापेक्ष तर्क वाक्य और वैकल्पिक सापेक्ष तर्क वाक्य, यानी हेतु तर्क सापेक्ष तर्क वाक्य और जो है वैकल्पिक सापेक्ष तर्क वाक्य, ये दो ऑप्शन है, तीसरा है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको चुनना था सही ऑप्शन क्या है, यानी सापेक्ष तर्क वाक्य के दो भेद होते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। और कौन कौन होते हैं? तो हेतु सापेक्ष तर्क वाक्य और दूसरा है वैकल्पिक सापेक्ष तर्क वाक्य, यानी ऑप्शन सी आप सही कीजिएगा, ठीक। आ जाइए अगले क्वेश्चन को। गुण के अनुसार, एक जो दार्शनिक है, गुण के अनुसार तर्क वाक्य के भेद हैं कौन कौन? अस्तिवाचक तर्कवाक्य, उसका नास्तिवाचक तर्कवाक्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको चुनना था अस्तिवाचक तर्कवाक्य या नास्तिवाचक तर्कवाक्य, या दोनों या इनमें से कोई नहीं में से आपको सही उत्तर चुनना था। तो ऑप्शन सी होगा, यानी दोनों। आप देखिए फिलॉसफी में एक चीज़ कीजिएगा, जब आपके पास वेरियस ऑप्शन रहे ना तो ऑप्शन सी में चले जाइएगा, आप एकदम आँख मूंद के मारिएगा, उसमें 90% होगा कि वो सही होगा और 10% होगा कि वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, परिणाम के अनुसार तर्क वाक्य के प्रकार हैं, यानी तर्क वाक्य के परिणाम के अनुसार क्या क्या प्रकार है? परिणाम और मात्रात्मक दोनों बातें एक ही होती है। परिणाम का मतलब होता है ना बच्चों, जिसको मापा जा सके, यानी जिसको तोला जा सके, जैसे कि आपका वेट है, हाइट है, या फिर आपकी जो हाथ की लंबाई है, ये सब आप माप सकते हैं, इसी को बोला जाता है परिमाण, ठीक है। ऑप्शन ए है सामान्य तर्क वाक्य, ऑप्शन बी है विशेष तर्क वाक्य, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोनों, यानी कि देखिए सामान्य तर्क वाक्य और विशेष तर्क वाक्य ये दोनों ही परिमाण तर्क वाक्य के भाग हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, अनुमान के प्रकार हैं। अनुमान के कौन कौन से प्रकार हैं? तो इसको देखिए, अनुमान के दो प्रकार हम बताए भी थे, एक आपको बताए थे कौन, आपको याद है, निगमनात्मक अनुमान, और दूसरा क्या, आगमनात्मक अनुमान, ये बताए थे। और भी अनुमान के प्रकार हैं कौन कौन, तो उसको देखिए।
ऑप्शन ए है व्यावहारिक अनुमान, दूसरा अव्यावहारिक अनुमान, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 25 नंबर का क्वेश्चन का दोनों होगा। जैसे कि अभी देखिए अनुमान क्या होता है ये चीज़ समझिए। अनुमान का मतलब हम बताए थे बच्चों, जो टेंट, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे आप देखिए कि धुआं जल रहा है, यानी मान लीजिए कि कोई जगह पे आपको धुआं दिख रहा है आसमान में उड़ते हुए, तो अनुमान आप लगाते हैं ना कि अरे कहीं आग जल रहा होगा तभी तो धुआं निकला, यानी इसका मतलब हो गया कहीं आग जल रहा है तब जो धुआं, यानी कि आपके पूर्व ज्ञान, आपने देखा है कि कहीं आग जलता है तो उससे धुआं निकलता है, इसी के आधार पर आप बोल दिए कि कहीं आग जल रहा है तभी तो वहाँ धुआं निकल रहा है। मान लीजिए कोई जंगल में आपको दूर से दिखे कि वहाँ पूरा धुआं ऊपर में आपको दिखे, तो आप क्या बोलिएगा कि जंगल में आग लग गया होगा तब तो धुआं, क्या कि हम देखे हैं कि जहाँ भी आग जलता है वहाँ धुआं रहता है। तो ये क्या है, अनुमान से, आप तो देखे नहीं कि आग वहाँ था कि नहीं था, आप धुआं जलते हुए देखे, तो इसी के आधार पर आप बोलिए कि वहाँ आग होगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है अनुमान। अनुमान दोनों होता है, व्यवहारिक यानी कि जो सही भी हो सकते हैं, जो व्यवहार में लाया जा सके, और अव्यवहारिक होता है जिसको व्यवहार में आप नहीं ला सकते, उसी को अव्यवहारिक बोलते हैं। और अनुमान के दो प्रकार और भी होते हैं जो कि महत्वपूर्ण थे, इसीलिए उसको हम पढ़ाए थे, निगमनात्मक अनुमान और आगमनात्मक अनुमान। जिसमें निगमनात्मक अनुमान वह है जिसमें नियम बनता है और फिर उदाहरण, और आगमनात्मक में क्या है कि पहले उदाहरण और फिर नियम। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अब देखिए वही है, अव्यवहारिक अनुमान के स्वरूप हैं, यानी अव्यवहारिक अनुमान के स्वरूप क्या क्या हैं। तो ऑप्शन ए है परिवर्तन, ऑप्शन डी है प्रतिवर्तन, ऑप्शन सी है प्रति परिवर्तन, और इनमें से सभी। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका सही उत्तर आपको चुनना था, तो ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी, ठीक है। ये सभी प्रकार हैं उसके। तर्कशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है मील, ऑप्शन सी है पीगू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप जानते होंगे कि तर्कशास्त्र के जनक कौन है, तो भाई ए ऑप्शन अरस्तु हैं, अरस्टोटल, ये जो है तर्कवाक्य या तर्कशास्त्र के जनक हैं। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अरस्तु के अनुसार तर्कशास्त्र के मौलिक नियम हैं, कौन कौन है वो बताना है आपको। तदमनात्मक नियम, विरोधी नियम, अन्य नियम या उपरोक्त सभी। आपको तर्कवाक्य के बारे में अरस्तु का जो है वो बोलता है कि तर्कशास्त्र के मौलिक नियम ये होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो वही है, ये जो तीनों बोले ना सभी होता है। जैसे तदमनात्मक नियम, विरोधी नियम और अनन्य नियम, ये तीनों होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सामान्यतः अब कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि सामान्यतः युक्ति जो होता है वो कैसा होता है, वेद होता है, अवैध होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों होता है, हम आपको बताए थे वैलिड और इनवैलिड दोनों होता है। कौन चीज़, तो आपको आर्गूमेंट, कोई युक्ति को इंग्लिश में आर्गूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आर्गूमेंट दोनों तरह का होता है, ठीक है, वैलिड और इनवैलिड दोनों, वैध अवैध दोनों होता है। उसके बाद देखिए 30 नंबर है, तर्क दोष के प्रकार हैं कितने हैं, और कारगत तर्क दोष और वस्तुगत तर्क दोष, ये दोनों होगा। यह भी सही है कि तर्क दोष के ये दोनों प्रकार हैं। वस्तुगत तर्क दोष को विभाजित किया जाता है कि किस में, प्रासंगिक तर्क दोष में, संदिग्धार्थक दोष में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो वस्तुगत जो तर्क दोष है ना, इसको दोनों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही रखिएगा। उसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए, प्रासंगिक दोष के प्रकार हैं, यानी कि कौन से प्रकार हैं इसके, मुष्टि युक्ति या व्यक्तिपरक युक्ति या अज्ञातमूलक युक्ति या उपरोक्त सभी। ये प्रासंगिक तर्क दोष के कौन कौन प्रकार हैं, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा मुष्टि दोष युक्ति भी होता है, आज्ञामूलक दोष ये युक्ति भी होता है, यानी कि इसको बोलते हैं आर्गूमेंट, और व्यक्तिपरक युक्ति भी होता है, ठीक है, तीनों होता है। उसके बाद देखिए संदिग्धार्थक जो तर्क दोष होता है उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं उसको देखिए। ए ऑप्शन है अनेकार्थक दोष, या ऑप्शन बी है द्वयार्थक यानी दो अर्थ वाला दोष, या फिर देखिए स्वाराघात दोष, या स्वाराघात मतलब है खुद को आघात करने वाला, और उपरोक्त सभी, यानी कि कौन कौन चीज़ इसमें शामिल होता है 33 नंबर का क्वेश्चन में। तो इसमें आपका सही होगा ये डी ऑप्शन, यानी कि सभी। अनेकार्थक भी हो सकता है तर्क दोष, द्विअर्थक भी तर्क दोष हो सकता है, और स्वारघातक भी हो सकता है, ठीक है। तर्क दोष आपको बताएंगे कि आखिर क्या होता है नहीं होता है, तो उस चीज़ को हेत्वाभास इसको बोलते हैं, ठीक है। तर्क दोष को ही हेत्वाभास बोलते हैं, फैलेसीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश भी जानना है तो आप जानते रहिए, हम उसको बताते चलेंगे टर्म को। तो हेत्वाभास क्या होता है, उसी को बोला जाता है तर्क दोष। तो हेत्वाभास जो है ना 40 प्रकार का होता है, जिसमें कि कुछ कुछ चीज़ हम बता देंगे आपको, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन है कि परिभाषा के उद्देश्य हैं, शब्द भंडार में
अभिवृद्धि करना या अर्थ स्पष्ट करना या सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करना या उपरोक्त सभी। यानी परिभाषा का क्या उद्देश्य होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इसका सही होगा उपरोक्त सभी, यानी शब्द भंडार को भी बढ़ाना होता है, अर्थ भी स्पष्ट करना, यानी कोई भी चीज़ का, मान लीजिए कि संज्ञा का परिभाषा दिया, तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपको ये चीज़ पता चला ना कि कई एक शब्द को आप देखिए कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नाम, समूह, ये सब जितना भी देखे तो ये क्या हुआ, इससे आपका शब्द भंडार बढ़ा। उसके बाद देखिए अर्थ भी स्पष्ट हुआ कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये भी आप अर्थ समझ गए। उसके बाद देखिए सैद्धांतिक रूप से उसकी व्याख्या भी हो गई कि हाँ क्या क्या होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि परिभाषा के प्रकार हैं कौन कौन। अब देखिए परिभाषा की वही बोले ना, सब चीज़ का अलग अलग एकदम बहुत प्रकार है। ठीक है, उसको अलग अलग पढ़ना होगा। ऐच्छिक परिभाषा, कोशीय परिभाषा, निश्चायक परिभाषा और ये उपरोक्त सभी। तो आपको सही चुनना है कि परिभाषा के कौन कौन प्रकार हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा की विधियाँ हैं वास्तवार्थक परिभाषा, गुणात्मक परिभाषा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप सही मार दीजिए, आँख मूंद के इसमें दोनों हो जाएगा। ठीक है, गुणार्थक जो होता है विधि से परिभाषा के प्रकार हैं, यानी कि गुणार्थ विधि में परिभाषा के कौन कौन प्रकार हैं यही पूछ रहा है। तो पर्यायवाची परिभाषा या फिर क्रियात्मक परिभाषा या जाति व्यवच्छेद छेदक परिभाषा या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आप आँख ही मूंद के मार दीजिए, ऑप्शन डी एकदम जो हम बोल रहे हैं ना उसमें आप ध्यान कुछ चीज़ आप देखिए, यही इसीलिए हम इसको प्रैक्टिस करवा दिए ना कि आपको ये चीज़ पता चले ना कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और ज़्यादा ऑप्शन जहाँ हो ना तो वहाँ आप ज़्यादा ऑप्शन में ही चल जाइएगा, तो वो 90% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, तर्कशास्त्र निम्न में से किसका विज्ञान है। ये विचारों का विज्ञान है, प्रमाणों का विज्ञान है, धर्म का विज्ञान है या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है विचारों का विज्ञान बोला जाता है तर्कशास्त्र को। ठीक है, इसको बोला जाता है विचारों का विज्ञान है। किसका, विचारों का। तो इसको याद रखिएगा। कारण कार्य संबंध बताने वाले सभी सिद्धांत हैं वैज्ञानिक हैं या अवैज्ञानिक हैं, धार्मिक हैं, नैतिक हैं। तो कारण कार्य जो भी सिद्धांत बताता है ना वो वैज्ञानिक होता है, जो अभी हम बताए भी थे कि इसके प्रकार हैं। ठीक है, उपादान कारक कौन कहते हैं, यानी उपादान कारक को कहते हैं। तो उपादान कारक को क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। वास्तविकता या संभाव्यता या मौलिकता या इनमें से कोई नहीं। तो उपादान कारक को इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन है ये गलत होगा। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। इतनी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखे हैं, 40 क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव, अगर इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप, अगर ये सब क्वेश्चन नहीं भी रहे ना तो आपको ऑप्शन और क्वेश्चन जो दिखा वहाँ दिया जाएगा वो आपको ये चीज़ ज़रूर लगेगा कि आप पढ़े हैं और उसको आप करके भी आइएगा। ठीक है, हमारा प्रैक्टिस कराने का जो सिलसिला है वो आगे भी चलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।